अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉवल टू द लाइट हाउस के अंदर यूज़ हुए सिंबलिज़्म को। और इस नॉवल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स यूज़ किए हैं राइटर वर्जीनिया वुल्फ ने। तो चलें देखते हैं कि कितने सिंबल्स इसमें इस्तेमाल हुए, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिंबल है वो है द विंडो, और ये हमें पता है कि नॉवल का जो फर्स्ट सेक्शन है उसका नाम भी द विंडो ही है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि विंडो का कहाँ-कहाँ हम सीन हमें नज़र आता है। तो वो मिसेज़ रैमसे विंडो के साथ बैठी होती हैं और वो काफ़ी दफ़ा वहाँ बैठ के बातें सोच रही होती हैं और काफ़ी दफ़ा निटिंग भी कर रही होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि विंडो एक्चुअली क्या है, एक ग्लास की शीट है जो कि रिप्रेजेंट करती है हिंड्रेंस बिटवीन मिसेस रैमसेस माइंड एंड रियलिटी। मतलब जब वो वहाँ बैठ के कोई ना कोई बातें सोच रही हैं, तो विंडो एक तरह की बीच में रुकावट हमें नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड ऑब्वियसली अंदर की तरफ है और रियलिटी हम कह रहे हैं कि जो विंडो के बाहर की तरफ है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वो एट द सेम टाइम इनर और आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है। मतलब जो विंडो है, वो बीच में एक चीज़ है जिसके एक तो अंदर दुनिया है और एक बाहर दुनिया है। वैसे भी हमें पता है कि विंडो क्या चीज़ है, वो अंदर के कमरे को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती है। उसी तरह से जो विंडो है, वो हमारा माइंड भी एक तरह की विंडो है, जो कि बाहर और अंदर की दुनिया को कनेक्ट कर रहा है। तो मिसेज़ रैमसे भी जो विंडो की तरफ बैठ रही हैं, तो वो इस चीज़ को शो कराता है कि उनकी अंदर और बाहर की दुनिया किस तरह से कनेक्टेड हो रही है, क्योंकि वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग या डीप थॉट्स के अंदर होती हैं, जब वो विंडो के पास बैठी होती हैं। इसी तरह से सिर्फ़ मिसेज़ रैमसे ही नहीं है जो विंडो के पास बैठी हैं, बल्कि मिस्टर रैमसे भी हैं जो अक्सर ही विंडो के साथ खड़े हुए हमें काफ़ी सीन्स में नज़र आते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही देखते हैं कि विंडो एक तरह की स्क्रीन है बिटवीन रियलिटी एंड कॉन्शसनेस, क्योंकि वो अपनी डीप थिंकिंग के अंदर गए हुए हैं और साथ ही साथ वो रियलिटी को भी देखना चाह रहे हैं कि रियलिटी क्या है। हम देखते हैं कि एक सीन में वो विंडो के पास खड़े हुए हैं और अंदर अपनी वाइफ़ यानी मिसेज़ रैमसे और अपने बेटे जेम्स को देख रहे हैं। तो तब भी वो साथ-साथ काफ़ी एक डीप थिंकिंग के अंदर गए हुए होते हैं और साथ ही साथ वो रियलिटी को भी परसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये एक साइड बाय साइड प्रोसेस है जो कि विंडो में हमें विंडो के ज़रिए से ही शो कराया जाता है। आगे मैंने लिखा है कि इट इज़ एन इनसाइट इंटो आवर सोल। तो विंडो के ज़रिए ही एक हम कैरेक्टर के अंदर झाँक सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि विंडो ही उसके अंदर झाँकने का एक ज़रिया है। तो नेक्स्ट सिंबल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टाइम पासेस। टाइम पासेस भी इसका नेक्स्ट सेक्शन है। जैसे कि द विंडो फर्स्ट सेक्शन है, वैसे ही टाइम पासेस इस नॉवल का सेकंड सेक्शन है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि जो ये सेकंड सेक्शन है, इसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड की गई है, मेजर कैरेक्टर्स की डेथ हो रही है। किसकी? एक तो मिसेस रैमसे जो कि सबसे मेजर कैरेक्टर है, उनकी डेथ हो जाती है। फिर एंड्रयू रैमसे की डेथ हो जाती है वर्ल्ड वॉर के अंदर, और उनकी बेटी प्रू की भी डेथ हो जाती है चाइल्ड बर्थ के दौरान। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरह की डिस्ट्रक्शन दिखाई जा रही है और डेथ है मेजर कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पे जो टाइम है, जो पास हो रहा है, वो ये शो कराता है कि डेथ और डार्कनेस भी लाइफ में एग्ज़िस्ट करती है और जिससे कि बचा बिल्कुल नहीं जा सकता। ये एक इनएविटेबल रियलिटी है हमारी लाइफ की। तो नेक्स्ट सिंबल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रैमसेस समर हाउस। हमें पता है कि इस पूरे नॉवल की जो सेटिंग दिखाई गई, वो एक समर हाउस दिखाया गया है जो कि रैमसे फैमिली का है और जहाँ पे ये लोग अपनी वेकेशन वगैरह के टाइम पे आते हैं और काफ़ी गेस्ट्स भी आते हैं और फिर ये लोग मिल-जुल के एक अच्छा टाइम गुज़ारते हैं। तो जो समर हाउस है, वो ही एक जगह है जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने चूज़ की है एज़ द सेटिंग, जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स अपने बिलीव्स या अपने ऑब्जर्वेशंस हमें शो करा रहे हैं, हमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसको? हमें रीडर्स को। तो जो ये समर हाउस है, ये इसलिए भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और इसके अलावा डिनर के टाइम पे जो डिनर का चैप्टर नंबर 17 में डिनर के सीन्स आ रहे हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि मिसेज़ रैमसे घर को काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं, घर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रही हैं घर को। उनका जो समर हाउस है उसको काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रही हैं और साथ ही साथ वो ये देख रही हैं कि घर काफ़ी ज़्यादा शैबीनेस का शिकार है या काफ़ी ज़्यादा खस्ता-हाली का शिकार हो चुका है। तो यहाँ से जो शैबीनेस है, वो उनके अपने अंदर की शैबीनेस को दिखाता है, किसकी? मिसेज़ रैमसे की। क्योंकि मिसेज़ रैमसे भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा तोड़-फोड़ का शिकार उस वक़्त हुई होती हैं, डिनर के ही टाइम पे, जब वो सोच रही होती हैं कि क्या मैंने अपनी पूरी लाइफ़ किसी अच्छे काम या किसी सिग्निफिकेंट काम में गुज़ारी है या मैंने सिर्फ़ उसको वेस्ट ही किया है। तो जब वो ये सब कुछ सोच रही हैं, साथ ही साथ वो घर को भी देख रही हैं, तो इससे ये हमें पता लगता है कि वो जो घर की शैबीनेस है, वो एक तरह से सिग्निफ़ाई या सिम्बलाइज़ करी है मिसेज़ रैमसे के अंदर की शैबीनेस को। और सेकेंडली जो टाइम पासेस सेक्शन था, सेक्शन नंबर 2, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि घर की काफ़ी ज़्यादा इमेज
दिखाई है वर्जीनिया वुल्फ ने, और वो किस तरह से दिखाई है कि घर जो है उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि 10 साल गुज़र गए हैं, घर में कोई आ नहीं रहा, तो उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ वॉर हो रही है, क्योंकि वो वॉर टाइम भी था, जब एंड्रयू रैमसे की भी डेथ होती है वॉर में, तो वो वॉर टाइम भी था, और साथ ही साथ वॉर में जो डैमेजेज़ हो रही हैं, जो रेवेजेज़ हैं, उनका असर काफ़ी ज़्यादा घर पे नज़र आ रहा है। तो घर इस चीज़ को भी सिम्बलाइज़ कर रहा है, जो वॉर में डिस्ट्रक्शन हुई है उसको। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है द सी। हम देखते हैं कि नॉवल में सी भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। कहाँ पे? जब एक तो मिस्टर रैमसे हैं, वो सी के साथ मुसलसल वॉक करते हुए हमें नज़र आते हैं, या सी के पास जाके खड़े होते हुए नज़र आते हैं। तो सी, जो कि हमें पता है कि पानी से ऑब्वियसली बना है, तो पानी एक लिविंग फ़ोर्स है। तो सी भी एक तरह से हमारे लिए लिविंग फ़ोर्स होगा, लेकिन साथ ही साथ वो एक तरह का डिस्ट्रक्टिव फ़ोर्स भी है। कैसे? कि मिस्टर रैमसे की ये बात यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं कि उन्होंने कहा था, "इट ईट्स अवे द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन।" ये उन्होंने कब कहा था? जब वो खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि जो वेव्स हैं या जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्सफुल उसकी प्रेशर है, और वो आके ज़मीन को लग रहा है, और वहाँ से ज़मीन का कुछ ना कुछ पार्ट टूट-टूट के समंदर में गिर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये समंदर तो उसी ग्राउंड को खा रहा है कि जिस पे हम खड़े हैं। तो यहाँ से हमें दिखता है कि समंदर एक तरह का डिस्ट्रक्टिव फ़ोर्स भी है। ठीक है? और उसके अलावा हम देखते हैं कि जो वो किस चीज़ को मज़ीद सिम्बलाइज़ कर रहा है, वो कर रहा है मिरर को। यानी कि समंदर जो है वो एक तरह का मिरर है, कि इंसान उसके सामने जाके खड़ा हो सकता है, अपनी फीलिंग्स का खुल के इज़हार कर सकता है, या जैसे हम शीशे के सामने खुद से खड़े होके बात कर सकते हैं, वैसे ही समंदर के सामने भी जाके खुद से खड़े होके बात की जा सकती है। ये हमें कब नज़र आता है? जब मिस्टर रैमसे जाते हैं और वहाँ खड़े होके खुद को एनालाइज़ करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुद के बारे में सोचते हैं कि क्या उन्होंने कुछ अचीव किया है? क्या उन्होंने फ़िलॉसफ़ी में कुछ कभी अचीव कर भी पाएँगे या नहीं? या क्या उनकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट वो हासिल कर चुके हैं कि उनकी भी लाइफ कोई वेस्ट है। तो इस तरह से हमें दिखता है कि सी भी काफ़ी ज़्यादा सिम्बॉलिक है। अब जैसे कि नेक्स्ट जो है वो सिंबल वेव्स का है, तो स वेव्स भी एक तरह का सी का पार्ट ही है। तो हम चाहें तो इन दोनों सिंबल्स को अलग तरीके से भी बयान कर सकते हैं, या एज़ कंबाइंड एक सिंबल भी ले सकते हैं, लेकिन अलग तरीके से बयान कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा हम डीपली उसको बता सकते हैं। तो वेव्स का क्या हम यहाँ पे बता सकते हैं, मतलब कि वेव्स जो है वो एवर मूविंग होती हैं। तो इस तरह से वो सिम्बलाइज़ करती हैं नेवर स्टॉपिंग टाइम को, कि टाइम जो है वो कभी रुकता नहीं है। उसी तरह से जो वेव्स हैं, जो ओशन वेव्स आ रही हैं, वो कभी भी रुकती नहीं हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब मिस्टर रैमसे आके खड़े हुए हैं वहाँ पे, तो उनका जब इमोशनल एक जो स्टेट है, इमोशनल लेवल है, वो जब काफ़ी कन्फ्यूज़िंग हो गया, तो हम देखते हैं कि वेव्स भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊँची-ऊँची आ रही हैं, तो इससे ये पता लगता है कि इमोशनल स्टेट ऑफ अ पर्सन को भी वेव्स डिपिक्ट कर रही हैं नॉवल के अंदर, कि जब मिस्टर रैमसे का इमोशनल स्टेट कुछ कन्फ्यूज़्ड है, कुछ अच्छा नहीं है, तो वेव्स भी काफ़ी ज़्यादा जैसे वो इमोशनल है, वैसे ही वेव्स भी वायलेंट हो रही हैं। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिंबल है, लिलीज़ पेंटिंग। लिली की जो पेंटिंग वो बनाती रहती है पूरे नॉवल के अंदर, वो हम देखते हैं कि एक तरह से जेंडर कन्वेंशन को तोड़ रही है। उसके अगेंस्ट एक तरह की स्ट्रगल है। जेंडर कन्वेंशन क्या है? कि चार्ल्स टेंसले की स्टेटमेंट हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, कि चार्ल्स टेंसले ने कहा था, "वुमेन कैन नाइदर पेंट नॉर राइट", कि वुमेन जो हैं, वो ना पेंट कर सकती हैं, ना लिख सकती हैं। वो उसने क्यों कहा था? क्योंकि उस ज़माने में जो विक्टोरियन एरा था, जब नॉवल लिखा गया, ये समझा जाता था कि मेन जो हैं ऑब्वियसली वो एक फैमिली का जो है वो हेड है, फोकल पर्सन है फैमिली के, और रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वही सारा काम कर सकते हैं। वुमेन को सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ ही बनना है, और घर में रह के सिर्फ़ घर को चार दीवारी के अंदर रह के उसी को सँभालना है और बाहर नहीं निकलना। लेकिन उस ज़माने में एक फेमिनिस्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हो रही है, तो साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो लिली है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट को भी सिम्बलाइज़ करती है, लिली खुद। उसकी पेंटिंग तो सिम्बलाइज़ कर रही है किसको? कि वो उसकी एक स्ट्रगल है, फेमिनिस्ट मूवमेंट के तरफ उसकी एक स्ट्रगल है, उसका एक कदम है। लेकिन लिली खुद भी सिम्बलाइज़ कर रही है फेमिनिस्ट मूवमेंट को, साथ ही साथ लिली के अंदर हमें रिफ्लेक्शन नज़र आता है वर्जीनिया वुल्फ का। और चार्ल्स स्टैंसली की जो स्टेटमेंट है ऑब्वियसली वो उस फेमिनिस्ट मूवमेंट या जेंडर कन्वेंशन के हक में और फेमिनिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट जा रही है, जो वो वुमेन के बारे में बयान देता है। और वुमेन वुमेन को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फूलिश भी समझता है, और कि वो टाइम वेस्ट करवाती हैं और इस तरह। तो लिली जो है वो इस नॉवल के अंदर एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर हमें दिखाई गई है, और वर्जीनिया वुल्फ भी एक फेमिनिस्ट ही थी खुद, तो उसके वर्जीनिया वुल्फ के जो ख़यालात हैं, वो लिली के थ्रू ही चैनल किए जा रहे हैं इस नॉवल के अंदर। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिली पेंटिंग किसकी बना रही है, तो वो मिसेस रैमसे का पोर्ट्रेट बना रही होती है, तो जिससे हम ये देखते हैं कि वो वुमेन को एक तरह से ट्रिब्यूट पेश करना चाह रही है, कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से दूसरों के लिए वक़्त निकालती हैं और अपने लिए ज़्यादा नहीं निकालती। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है बोर स्कल का। तो बोर स्कल क्या है? क्या सीन था? मैं आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ कि एक सीन में जब
मिसेज़ रैमसे अपने बच्चों को सुलाने आती हैं, जेम्स को और नैन्सी को। तो वो जब उनको सुला रही हैं, तो सामने एक बोर्डस्कल उनकी वॉल हैंगिंग एक बोर्डस्कल की है, जो कि लटका हुआ है और नैन्सी कह रही है कि वो उससे डर रही है, उसको हटा दिया जाए, जबकि जेम्स कह रहा है कि वो वहीं पे लगा हुआ अच्छा लग रहा है, तो लगा रहे। तो मिसेज़ रैमसे यहाँ पे क्या हल निकालती हैं कि वो उसको एक कपड़े से ढक देती हैं और वो जेम्स को कहती हैं कि वो स्टिल उधर है, बस उसको नहीं दिख रहा, और नैन्सी को कहती हैं कि वो वहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बोर्डस्कल है, वो सिम्बलाइज़ कर रहा है परमानेंस ऑफ डेथ को, और जबकि मिसेज़ रैमसे ने उसको ढक दिया है, लेकिन स्टिल जो डेथ है या जो हॉन्टिंग एक एलिमेंट है हमारी लाइफ़ का, जो कि ऑब्वियसली डेथ की ही वज़ह से होता है, वो स्टिल एक्ज़िस्ट करता है। हम चाहे उसको कितना भी छुपा दें या चाहे उससे कितना भी भागने की कोशिश कर लें, हम उससे भाग नहीं सकते। तो ये एक इनेविटेबल रियलिटी है हमारी लाइफ़ की। आगे हमारे पास एक और सिंबल है, माइनर सिंबल है, वो है डिनर का, कि जो डिनर सीन्स हैं नॉवल के, जो चैप्टर नंबर 17 विंडो सेक्शन में आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो शो करते हैं ह्यूमन कनेक्शंस को या ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, कि किस तरह से ह्यूमन्स एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नॉवल के अंदर हम देखते हैं ह्यूमन्स एक-दूसरे से अपैरेंटली तो कनेक्टेड हैं, जैसे डिनर के सीन्स में वो एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बट इंटरनल जो उनकी है या जो इनसाइड है, वो स्टिल आइसोलेटेड फ़ील करते हैं, वो एक-दूसरे से कनेक्टेड अंदर से नहीं है, वो ऊपर-ऊपर से कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमें नज़र आता है कि ह्यूमन कनेक्शंस या ह्यूमन रिलेशनशिप्स किस तरह के हैं। आगे हम देखते हैं कि ये आप सोचोगे कि किस तरह का सिंबल है मिसेस रैम से, तो कुछ कैरेक्टर्स भी ऐसे होते हैं कि वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो सिंबल बन जाते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे लिली की पेंटिंग के अंदर बात की थी कि लिली खुद भी एक तरह का सिंबल बन गई है फॉर द फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिसेस रैम से भी एक तरह का सिंबल है। वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ करती है? कम्फर्ट को, सिम्पैथी को, रीअश्योरेंस को। क्योंकि थ्रू आउट द नॉवल मिसेस रैमसे जो है वो सबको जो है वो एक तरह का सिम्पैथी के एलिमेंट में देखते हैं हम उनको, एक हर एक को कम्फर्ट देती हैं, हर एक को वार्मथ प्रोवाइड करती हैं और हर एक को तसल्ली दे रही हैं। तो वो एक तरह की बाइंडिंग फ़ोर्स है पूरे नॉवल के अंदर, जो कि वो चाहती हैं कि सारे लोग मिल-जुल के रहें। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे ही उनकी डेथ होती है, वो कोहेसिव फ़ोर्स, वो बाइंडिंग फ़ोर्स जैसे ही ख़त्म होती है, सारे लोग बिखर जाते हैं, पूरे 10 साल गुज़र जाते हैं, समर हाउस के अंदर कोई भी नहीं आता। और समर हाउस के हाल भी बहुत खराब रहते हैं। तो इससे शो होता है कि कौन था जो पूरे लोगों को बाइंड किए रखा हुआ था, वो थी मिसेस रैमसे की पर्सनैलिटी। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि वो सिग्निफ़ाई करती हैं हार्मनी या पीस। ये हमें कहाँ से दिखता है कि डिनर वाले सीन के अंदर जब फ्रूट सैलेड उनकी एक बेटी ने बनाया होता है, मिसेस रैमसे की, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से उसने डेकोरेट किया होता है। तो मिसेस रैमसे नहीं चाह रही होती कि उसमें से ऑब्वियसली एक डिनर टेबल पे जब एक फ्रूट सैलेड प्रेज़ेंट किया गया, सर्व किया गया, तो उसमें से कोई ना कोई कुछ लेगा। लेकिन मिसेस रैमसे को गुस्सा आता है जब उसमें से कोई कुछ उठाता है, क्योंकि उसकी जो हार्मनी है या जो उसकी सेटिंग थी वो खराब हो रही थी, तो मिसेस रैमसे को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो इससे हमें ये शो होता है कि वो हार्मनी की कितनी बड़ी एडवोकेट हैं या वो कितना ज़्यादा पीस लविंग हैं, कि वो उस चीज़ की हार्मनी भी डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहती, जो कि ऑब्वियसली लोगों के खाने के लिए ही वहाँ पे रखी गई थी। जैसे मिसेस रैमसे एक सिंबल है, नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है मिस्टर रैमसे। मिस्टर रैमसे किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करें? बिल्कुल ही मिसेस रैमसे के ऑपोज़िट, मिसेस रैमसे जहाँ पे हार्मनी को सिम्बलाइज़ करी है, रीअश्योरेंस, कम्फर्ट को, वहीं पे मिस्टर रैमसे जो हैं वो सिम्बलाइज़ करे हैं डिस्ट्रक्टिव बैरियर टू रिलेशनशिप, कि वो एक अच्छा रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते, और वो साथ ही साथ सिम्बलाइज़ करे हैं बैरन स्टेट ऑफ अ पर्सन को, कि एक बंदे का स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है जब वो इतना इनसिक्योर हो और हर वक़्त खुद को अंडर एस्टिमेट ही करे। तो इस तरह से मिस्टर रैमसे की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी नेगेटिव साइड पे थोड़ा सिम्बलाइज़ करी है, कि वो डिस्ट्रक्टिव बैरियर है, वो रिलेशनशिप्स कायम नहीं कर सकता या कायम करना जानते नहीं है सही से। लास्ट सिंबल हमारे पास है लाइट हाउस का, जो कि नॉवल का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट सिंबल है। मैंने इसको एंड पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्ड है, लेकिन मैंने इसके ऊपर अपनी दूसरी वीडियो बनाई हुई है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, तो आप लोग जाके इसके बाद वो वाली वीडियो लाज़मी देख लें, क्योंकि मैं यहाँ पे इस सिंबल को बहुत डिटेल में डील नहीं करने वाली, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में लाइट हाउस के सिंबल को डील किया। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ ज़रा से चंद मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि लाइट हाउस सिम्बलाइज़ करता है ह्यूमन डिज़ायर को, कि क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो किसी न किसी डिज़ायर के तहत ही मूव करती है। हमारी लाइफ के पीछे जो ड्राइविंग फ़ोर्स है वो कोई न कोई डिज़ायर ही होता है हमेशा। तो जेम्स की लाइफ के पीछे क्या ड्राइविंग फ़ोर्स था कि उसने लाइट हाउस पे जाना है। 10 साल पहले वो ख्वाहिश ज़ाहिर करता है कि मैंने लाइट हाउस पे जाना है, तो इसकी ख्वाहिश 10 साल के बाद जाके पूरी होती है। तो मतलब वो ड्राइविंग फ़ोर्स था उसकी लाइफ़ के पीछे।
साथ ही साथ जब उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो हम देखते हैं कि लाइट हाउस वहाँ पे सिग्निफ़ाई करा है सेंस ऑफ अचीवमेंट को, कि जब हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो हमें क्या फीलिंग होती है, वही फीलिंग जेम्स को लाइट हाउस पे जाने से हो रही है। लेकिन जब वो लाइट हाउस पे पहुँच रहा है तो वो देख रहा है कि बचपन में उसने जो एक्सपेक्ट किया था कि लाइट हाउस बहुत लाइट है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट तो वो है, बट उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो रियलिटी में काफ़ी डार्क है। तो ये चीज़ हमें दिखता है कि कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, तो ये चीज़ भी लाइट हाउस सिग्निफाई कर रहा है। साथ ही साथ लाइट हाउस एनलाइटनमेंट का भी सिंबल है कि जैसे वो समंदर में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए एक लाइट का सोर्स है, वैसे ही वो लोगों के माइंड्स को भी एनलाइटन करता है, जैसे कि उसने कैरेक्टर्स के माइंड्स को एनलाइटन किया है लास्ट पार्ट के अंदर। नॉवल के लास्ट पार्ट में जबकि सब लोग लाइट हाउस पे जा रहे हैं, तो लिली, मिस्टर रैमसे, जेम्स, इन सबको कोई ना कोई रियलाइज़ेशन होती है। लिली को रियलाइज़ होता है कि मिस्टर रैमसे इतने बुरे नहीं थे और मिसेज़ रैमसे भी काफ़ी डिफरेंट थी। जेम्स को रियलाइज़ होता है कि उसके फादर इतने बुरे नहीं थे। मिस्टर रैमसे को रियलाइज़ होता है कि वो पूरी लाइफ़ में जो सोचते रहे कि मैं एक नाकाम आदमी हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से जो है ये लाइट हाउस का सिंबल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी दूसरी वीडियो जो सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल पे है, उसको लाज़मी जाके देख लें। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। और अगर आप बेल आइकन दबाएँगे तो यूट्यूब आपको नोटिफ़िकेशन देगा जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।